नमस्कार बच्चों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक को समझा, जहां पे हम लोग चट्टान के टॉपिक को जान पाए, उसके नंबर ऑफ कुछ क्वेश्चन भी देखे। आज हम लोगों का जो सेगमेंट होने वाला है वो है वायुमंडल। बहुत छोटा टॉपिक है बच्चों, और इसको हम लोग समझेंगे ताकि आगे आने वाले जो टॉपिक रहेंगे वहाँ पर हमें बार बार ये रिवाइज़ होता रहेगा, और इसकी हेल्प से हम लोग आगे आने वाले टॉपिक को भी समझ पाएंगे। ठीक है, आप लोग हेडिंग दीजिएगा वायुमंडल, यानी पृथ्वी के साथ संलग्न जो वायुमंडल की परतें हैं वो अलग अलग कौन कौन सी हैं, जहाँ से अधिकांश प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए ये पृथ्वी और इसके ऊपर वायुमंडल की लेयर कहीं ना कहीं बनी हुई है। आप इसी तरीके से एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। इसी तरीके से एक डायग्राम आप ड्रॉ कीजिएगा जिसमें पृथ्वी के साथ संलग्न जो सबसे पहली परत देखने को मिलती है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। अभी मैं सबके नाम लिखवाऊंगा, अभी फ़िलहाल आपको शॉर्ट में पता होना चाहिए कि किस मंडल को किस नाम से जाना जा रहा है। क्षोभ मंडल यानी पृथ्वी की सतह से संलग्न जो सबसे पहली वायुमंडल की परत सामने आती है उसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल, समताप मंडल यानी पृथ्वी की सतह से संलग्न क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल जहाँ पे समान तापमान रहता है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस यहाँ देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओजोन मंडल, इसको बोला जा रहा है समताप मंडल के ठीक ऊपर ओजोन मंडल। ओजोन मंडल, और ओजोन मंडल के ऊपर यानी ओजोन मंडल के जो ऊपर की परत है उसको जाना जाता है आयन मंडल के नाम से। क्या कह रहे हैं? आयन मंडल। और आयन मंडल के ऊपर की जो परत है इसको जाना जाता है बाह्य मंडल के नाम से, यानी एक्सोस्फीयर के नाम से, बाह्य मंडल। बाह्य मंडल के नाम से इसको जाना जा रहा है। पृथ्वी की सतह से संलग्न क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल में इसको सीमांकित किया गया है, यानी इसमें वर्गीकृत किया गया है। यानी अगर हम लोग बात करें कि वायुमंडल की जो घटना जो भी घटती हैं उसके संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मेट्रोलॉजी। एक पॉइंट यहाँ मेंशन कीजिएगा कि वायुमंडल घटना के अध्ययन को वायुमंडल घटना के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी। किस नाम से जाना जा रहा है? मेट्रोलॉजी के नाम से जाना जा रहा है। वायुमंडल के संबंधी जो अध्ययन किया जाता है, और ये 5 परतों में ये सीमांकित किया गया है। 5 परत, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये बाह्य मंडल 5वां। 5 परतों में इसको सीमांकित किया गया है। यानी आप इसी डायग्राम को देखते हुए इसको लैंग्वेज भी दे सकते हैं। और उससे पहले आपको एक चीज़ बता दें यहाँ पे कि जो तापमान जो वायुमंडल के अंतर्गत जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पे पहुँच रही हैं, ज़रा उसके बारे में ज़रा जान पाएँ। कि जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और इसका प्रकाश जब पृथ्वी पे पड़ रहा है यानी पृथ्वी के संदर्भ में हम लोगों ने बात करी हुई है कि बिल्कुल सेंटर में जो भूमध्य रेखा जा रही है जिसको विषुवत रेखा के नाम से जाना जा रहा है, विषुवत रेखा, इसके ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा, यानी ये वाला जो रीजन है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद इसके ऊपर जो 66.5 डिग्री वाला रेखा है, इसके नीचे जो 66.5 डिग्री वाला रेखा है, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोल रहे हैं? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। और जो इसके ऊपर जो रेखा है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री से जो दक्षिणी ध्रुव है
यानी इतने सेगमेंट को बोला जाता है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध यानी आप इसको कैसे लैंग्वेज देंगे कि पृथ्वी की सतह से संलग्न क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल और बाह्य मंडल, इन 5 परतों में इसको सीमांकित किया गया है, जिसमें सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा से यानी सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री मकर रेखा तक के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय जोन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वहीं 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 66.5 डिग्री या 23.5 डिग्री मकर रेखा से 66.5 डिग्री तक के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध और उसके बाहरी क्षेत्र को कहीं ना कहीं शीत कटिबंध के नाम से जाना जा रहा है। ये आप इस डायग्राम को देखते हुए लैंग्वेज दे सकते हैं और उसी फॉर्मेट में इसको आंसर राइटिंग में यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन के नाम से जाना जा रहा है, आप जानते ही हैं। अब ये जो 5 परतें जो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, ये कितने डिस्टेंस पे हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक समग्र प्रश्न रहेगा कि वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, तो वहाँ पे विचार करना होगा। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करें। बहुत सिंपल और शॉर्ट टॉपिक है जो आगे आने वाले कई टॉपिकों का समाधान ये करेगा, तो इसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। और आप लोग इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी बच्चे भी ज्वाइन हो पाएँ, है ना। परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप ये कक्षाएं देख रहे हैं, जहाँ पे सभी सेगमेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। तो सबसे पहले मंडल की हम लोग बात करते हैं जो कि पृथ्वी की सतह से संलग्न है, जो 5 परतों में ये वायुमंडल बटा हुआ है। पहला है क्षोभ मंडल। मैं यहीं से स्मॉल डायमेंशन में बना दे रहा हूँ। पृथ्वी पहला मेंशन कीजिएगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, अगर इसके डिस्टेंस की हम लोग बात करें तो ये 6 से 18 किलोमीटर, यानी पृथ्वी की सतह से 6 से 18 किलोमीटर, 6 से लेके 18 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक ये फैला हुआ है। 6 से 18 किलोमीटर याद रखना आसान रहेगा, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे याद रख पाएंगे। और उसके बाद अगर क्षोभ मंडल, कई बार देखिए हिंदी में इसको बोला जा रहा है क्षोभ मंडल, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। कई बार इसको देवनागरी लैंग्वेज में भी लिख के पूछ लिया जाता है, तो इसका नाम आप लोग मेंशन कीजिएगा, यानी क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फेयर बोला जा रहा है। ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, इसको देवनागरी में भी मेंशन कर लें, ट्रोपोस्फेयर। और ये कितने से कितने डिस्टेंस तक, 6 से 18 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को क्षोभ मंडल के नाम से जाना जा रहा है। जैसे ही 18 किलोमीटर डिस्टेंस से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तब हमारे सामने आता है समताप मंडल, जो कि 18 से 36 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे, यानी अगला है समताप मंडल। यह है 18 से 36 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे, 18 से 36 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे, और इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। और इसका डिस्टेंस है 18 से 36 किलोमीटर, यानी 18 से जब हम ऊपर जा रहे हैं 36 किलोमीटर तक के क्षेत्र को बोला जा रहा है समताप मंडल, यानी समान तापमान के नाम से जाना जा रहा है। उसके बाद है ओजोन मंडल, जो कि 36 किलोमीटर से 64 किलोमीटर तक है। ओजोन मंडल, जो कि 36 किलोमीटर से लेके 64 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ओजोन लेयर, ओजोन परत भी कहीं ना कहीं यहीं देखेंगे हम लोग, है ना। ओजोनोस्फेयर के नाम से इसको जाना जा रहा है। उसके बाद मेंशन कीजिएगा 64 किलोमीटर के ऊपर का जो एरिया है 640 किलोमीटर तक, यहाँ बटा हुआ है आयन मंडल। 4th नंबर, आयन मंडल। और ये 64 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस बटा हुआ है। इसको आप लोग ओजोनोस्फेयर मेंशन कीजिएगा। ओजोनोस्फेयर। और आयन मंडल को बोला जा रहा है आयनोस्फेयर।
याद रखना आसान रहेगा, आइनोस्फेयर। ठीक है जी, आइनोस्फेयर जो कि 64 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक। और जो पांचवा मंडल है वो है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल यानी 64 किलोमीटर से लेके जब 100 किलोमीटर तक का डिस्टेंस आएगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। ये आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर तक के ऊपर के बाहरी डिस्टेंस को कहीं ना कहीं बाह्य अंतरिक्ष के नाम से जाना जा रहा है। 640 किलोमीटर के बाद से 1000 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है वो जाना जाता है बाह्य मंडल के नाम से। आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं 640 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस को बाह्य मंडल के नाम से जाना जा रहा है। इसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर, ठीक है जी। तो ये इनके किलोमीटर में डिस्टेंस ध्यान रखिएगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। पृथ्वी की सतह से 6 से 18 किलोमीटर तक गए तो हमें कौन सी लेयर मिलेगी? क्षोभ मंडल की लेयर, है ना। उसके बाद 18 किलोमीटर के बाद 36 किलोमीटर गए तो हम लोगों को समताप मंडल मिलेगा, जहाँ पे समान तापमान टेम्परेचर पे रहेगा 18 से 36 किलोमीटर तक के बीच में। उसके बाद ओजोन मंडल मिलेगा 36 से 64 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे। आयन मंडल 64 से 640 किलोमीटर और बाह्य मंडल 640 से 1000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे एक्सोस्फीयर के नाम से ही जाना जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका डिस्टेंस। अब कुछ कंसेप्ट वाली बातों पे गौर करते हैं, ज़रा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे इसमें समझते हैं। देखिए, आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक शब्द है तापमान प्रवणता। क्या शब्द है? तापमान प्रवणता, है ना। यानी तापमान का जो डिफरेंस है, तापमान का जो अंतर है, उसी को तापमान प्रवणता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक लाइन मेंशन कर लेंगे कि तापमान के अंतर को ही तापमान तापमान प्रवणता कहते हैं। तापमान के अंतर को ही तापमान प्रवणता के नाम से जाना जाता है। यानी जो अभी आप 5 परतों को देख पाए, यानी जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, इसका इन्वर्स रिलेशन होता है एयर प्रेशर से, वायु दाब से। यानी जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, ध्यान से समझिएगा, तापमान में वृद्धि होगी तो वायु दाब में कमी हो जाएगी। वायु दाब में कमी आ जाएगी, है ना। यानी तापमान के बढ़ने पर वायु दाब जो है, एयर प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा कि तापमान के बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाता है। ये तो हो गया पहला कंसेप्ट जो आपको ध्यान रखना है, यानी तापमान और वायु दाब में इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, वहीं पे जब तापमान में कमी आएगी तो वायु दाब बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं इन्वर्स रिलेशन है। बस यही कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा कि तापमान का रिलेशन इन्वर्स रिलेशन है वायु दाब के साथ, कि अगर तापमान में कमी हुई तो वायु दाब बढ़ जाएगा और वायु दाब में कमी हुई तो तापमान बढ़ जाएगा। ये कंसेप्ट आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग एक एक करके मंडलों की बात करें तो सबसे पहला हेडलाइन दीजिएगा ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। इसके संदर्भ में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उसके ऊपर बात करते हैं। पहला है आप लोगों का क्षोभ मंडल।
ट्रोपोस्फेयर। भाई इतना तो आप लोग जान ही गए कि इसका जो डिस्टेंस है वो पृथ्वी की सतह से 6 से 18 किलोमीटर तक ये मंडल फैला हुआ है, क्षोभ मंडल, है ना। और क्षोभ मंडल में, इसी क्षोभ मंडल के अंतर्गत जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान यहाँ पे घटता जाता है, यानी ठंडी बढ़ती जाती है। आप एक पॉइंट इसमें मेंशन कीजिएगा कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है, यानी इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। जैसे जैसे हाइट पे आप बढ़ते रहेंगे क्षोभ मंडल में, टेम्परेचर में गिरावट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। और ये कितने मीटर की ऊंचाई बढ़ने पे कितने सेल्सियस का तापमान कम होगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। तो मेंशन कीजिएगा इसमें कि 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा। कितना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर कितना बढ़ेगा, कितना तापमान कम होगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। जैसे ही हम लोग ऊंचाई बढ़े तापमान घटता जाएगा। 165 मीटर की ऊंचाई का यहाँ पे डायमेंशन आप जरूर ध्यान रखें, है ना। और ये जो क्षोभ मंडल है, यही मंडल है जहाँ पे तापमान में अंतर पाया जाता है। और यही कारण है तापमान अंतर, यानी तापमान प्रवणता होने के कारण यहाँ पे वर्षा भी होगी, आंधी तूफान भी आएंगे। तो क्षोभ मंडल का संबंध कहीं ना कहीं आंधी तूफान से। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा कि इस मंडल में तापमान में अंतर पाया जाता है, इस मंडल में तापमान में अंतर पाया जाता है, या आप इसको तापमान प्रवणता भी कह सकते हैं। तापमान प्रवणता यानी तापमान में अंतर पाया जाता है। और यही कारण है कि इस मंडल में आंधी तूफान वर्षा होती है। कौन से मंडल में आंधी आती है, कौन से मंडल में तूफान आता है, कौन से मंडल में वर्षा होती है, तो ट्रोपोस्फेयर। ठीक है जी, 6 से लेके 18 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में, जो कि सबसे कम ऊंचाई पे ये फैला हुआ है ये मंडल। ठीक है, और इसमें आप मेंशन कीजिएगा कि इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि वर्षा हो रही है। संवहन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें मेंशन कीजिएगा कि इस मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यानी क्षोभ मंडल को किस किस नाम से जान रहे हैं, इसके अन्य नाम आप मेंशन कीजिएगा। क्षोभ मंडल के अन्य नाम, पहला है संवहन मंडल, दूसरा है परिवर्तन मंडल। भाई इसी मंडल में कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, है ना। संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल और अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, अधोमंडल। परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल और अधोमंडल, इनके नाम से ये क्षोभ मंडल, अन्य नामों से ये जाना जा रहा है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप मेंशन कीजिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल पर, है ना, सर्वाधिक घनत्व कहीं ना कहीं ट्रोपोस्फेयर में ही पाया जाता है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो आपको इस सेगमेंट में ध्यान रखना है। मेंशन कीजिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल पर सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। क्लियर है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ से देखिए, आपके सामने प्रश्न आया कि भैया बादल कौन से मंडल में मिलते हैं। तो इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। भाई बारिश हो रही है तो बादल भी हैं, तो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। क्लियर है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। क्षोभ मंडल, इसके संदर्भ में इतने पॉइंट ध्यान रखिएगा
कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाएगा, और कितनी मीटर की ऊंचाई बढ़ेगी, 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ जाएगी तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। यहीं पर तापमान अंतर भी पाया जा रहा है, तापमान प्रवणता, अन्य नाम ये सारे आप देख लिए हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा समताप मंडल। कोई भी डाउट रहा करे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। मैं जो प्रश्न आप लोगों को देता हूँ होमवर्क के लिए, आप लोग उसका कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा है, यानी आप लोग बहुत सही चल रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखिएगा क्योंकि समय लगेगा समय बदलने में, है कि नहीं है। मेंशन कीजिएगा समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर भी के नाम से जाना जा रहा है, समताप मंडल। दूसरा है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। भाई नाम से ही पता चल रहा है समान तापमान। आप लोग खुद सोचिए कि जो क्षोभ मंडल अभी आपने जाना, जहाँ पे आंधी तूफान वर्षा हो रही है, क्या वहाँ पे हवाई जहाज का उड़ना या कोई भी वायुयान का उड़ना संभव होगा? नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सिग्नल लॉस होंगे और जो कि कहीं ना कहीं समस्या पैदा करेगा। तो समताप मंडल जहाँ पे तापमान समान है, और ये कितने डिस्टेंस से कितने डिस्टेंस, 18 से 36 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आप ये जान पाए हैं अभी तक, 18 से 36 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे फैला हुआ है। और समान तापमान होने के कारण यहाँ पे वायुयान उड़ाए जाते हैं। ठीक है जी, 18 से 36 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इस मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। कभी आप लोग ट्रैवल कीजिएगा फ्लाइट वगैरह में तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि फ़्लाइट जो है इसी मंडल में कहीं ना कहीं ट्रैवल करती है। और आपने कई फ़ोटो वगैरह भी देखी होगी कि फ़्लाइट से नीचे बादल दिख रहे हैं, तो वो क्षोभ मंडल को दर्शा रहा है कहीं ना कहीं। क्लियर? और इसमें एक मेंशन कीजिएगा कि इस मंडल का तापमान समान होता है, और जिसके कारण आंधी तूफान इस मंडल में नहीं आती। इसमें 2 ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। भाई तापमान जब समान होगा तो आंधी तूफान तो बन ही नहीं पाएगा, आंधी तूफान वर्षा नहीं आते हैं। वायुयान उड़ाए जाएंगे क्योंकि समान तापमान है, इन सब का डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो ईजिली वायुयान भी उड़ेंगे इस पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें मेंशन कीजिएगा ओजोन मंडल, ओजोन लेयर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसमें 2 ही पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ओजोनोस्फीयर है ना, ओजोन मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इस सेगमेंट से आते हैं। आप ओजोन लेयर को O3 से डिनोट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट, O3 से ओजोन लेयर को डिनोट किया जाता है। उसके बाद आप ये भी जान पाए कि कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक, तो 36 से 64 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। थर्टी 36 टू 64 किलोमीटर तक का इसका डिस्टेंस है ओजोन मंडल का, है ना। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये आता है कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये ओजोन लेयर जा रही है। अब आखिरकार ये ओजोन लेयर कितनी मोटी है कैसे पता चलेगा, इसको यहाँ से प्रश्न आते हैं। ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कर रही है। ये ओजोन लेयर जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, ये ओजोन लेयर हमारी रक्षा करती है ना। आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क ये रहेगा, बताइएगा कि ओजोन लेयर, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, 3 प्रकार की होती हैं। तो कौन सा प्रकार है उसका जो कैंसर का, त्वचा के कैंसर का कारण होता है, ये आप लोग वर्कआउट करके कमेंट कीजिएगा, है ना। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन कीजिएगा कि ओजोन परत की मोटाई मापने की जो इकाई है उसको क्या बोलते हैं, डॉप्सन। लिखिएगा कि ओजोन परत की
मोटाई मापने की इकाई को बोलते हैं डॉब्सन। डॉब्सन, ठीक है जी। ओजोन परत की इकाई को जो ओजोन परत की मोटाई जो मापी जाती है वो डॉब्सन से मापी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ओजोन परत जो है, ओजोन लेयर है, ये समताप मंडल का ही एक भाग है ना। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा कि ओजोन परत समताप मंडल का ही एक भाग है। ओजोन परत समताप मंडल का ही एक भाग है, तो जिसके कारण यहाँ पे भी भाई समान तापमान रहेगा लगभग, है ना। और इससे भी इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे ये आ जाता है कि ओजोन परत की आखिरकार खोज किसने की थी। तो मेंशन कीजिएगा ओजोन परत की खोज क्रिस्पियन स्कोनबैर्न। किसने की थी? क्रिस्पियन स्कोनबैर्न ने। क्लियर है? क्रिस्पियन स्कोनबैर्न ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पे ये बताया जाता है इस परत में जो टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है वो है 1 किलोमीटर बढ़ने पे 5 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। ओजोन हालांकि है तो समताप मंडल का ही एक भाग, लेकिन यहाँ पे फिर भी डिफरेंस देखने को आ रहा है। 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 5 डिग्री सेल्सियस, जबकि क्षोभ मंडल में 165 मीटर पे चेंजेस देखने को मिल रहे थे। 165 पे 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान प्रवणता देखने को मिल रही थी, है ना। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा कि ओजोन परत आखिरकार करती क्या है कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से अल्ट्रावायलेट रेज से रक्षा करता है। कौन? ओजोन परत। ओजोन परत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कर रहा है। और पराबैंगनी किरणें जो कि त्वचा के कैंसर के लिए उत्तरदायी होती हैं, कई लोगों को त्वचा का कैंसर हो जाता है, तो कौन सी पराबैंगनी किरणें उसमें सहायक होती हैं ये आपको बताना है। हालांकि आप एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पराबैंगनी किरणों के प्रकोप से क्या होता है? त्वचा का कैंसर पराबैंगनी किरणों के प्रकोप से देखने को मिलता है ना। ऐसा क्यों? पराबैंगनी किरणों की अगर हम लोग बात करें तो इसके तरंग दैर्घ्य की, यानी इसके वेवलेंथ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बहुत कम होती है। तरंग दैर्घ्य इसकी बहुत कम होती है पराबैंगनी किरणों की। पराबैंगनी किरणों की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है जरा ये समझ पाइए। वेवलेंथ किसको बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोई रे जा रही है ना, तो ये जो इसके बीच का जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं वेवलेंथ, इसी को बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। और कुछ ऐसे जा रही है कोई रेखा, है ना, तो इसका वेवलेंथ देखिए कितना कम है। सबसे कम इसका वेवलेंथ होता है और बहुत तेज़ी से जाती है, बहुत तेज़ी से चीज़ों को भेदते हुए जाती है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ओजोन परत को कौन सी गैसें नुकसान पहुँचाती हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। तो लिखिएगा CFC गैसें, मेंशन कीजिएगा CFC गैसें ओजोन परत को नुकसान पहुँचाती हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस ओजोन परत को CFC गैसें नुकसान पहुंचाती हैं। और CFC की फुल फॉर्म क्या होती है? C का मतलब क्लोरो, फ्लोरो और कार्बन, यानी ये 3 गैसें जो हैं ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसा बताया जाता था कि पहले CFC गैसों को फ्रिज
और एसी में डाला जाता था, हालांकि इस पे बैन किया गया है। तो अब सीएफसी गैसें कहीं ना कहीं फ्रिज और एसी में नहीं डाली जाती हैं, जो बड़े बड़े फ्रिज होते हैं, क्योंकि इनसे जो सीएफसी गैसें निकल रही हैं वो ओजोन लेयर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं, है ना। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि सीएफसी गैसों का प्रयोग फ्रिज, बड़े फ्रिज और एसी में किया जाता था। सीएफसी गैसों का प्रयोग कहाँ किया जाता था? फ्रिज और एसी, एयर कंडीशन, यहाँ पे किया जाता था। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, सीएफसी गैसों का रासायनिक नाम, सीएफसी गैसों का रासायनिक नाम है फ्रियॉन। कई बार ये परीक्षा में देखने को आया है ये टर्म। सीएफसी गैसों का रासायनिक नाम है फ्रियॉन, ध्यान रख पाएंगे। उसके बाद जो आखिरी मंडल हमारा बचा, जिसको बोला जा रहा है आयन मंडल, चौथा मंडल है, सॉरी तीसरा मंडल हुआ है ना अभी, चौथा मंडल मेंशन कीजिएगा आयन मंडल, आयनोस्फीयर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ से एक भी पॉइंट आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। ओजोन मंडल यानी ओजोन परत की मोटाई जिससे मापी जा रही है, ऑप्शन है। परत समताप मंडल का ही एक भाग है, लेकिन इसमें 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे 5 डिग्री सेल्सियस का तापमान प्रवणता देखने को मिल रहा है। उसके साथ में ओजोन परत को सीएफसी गैसें नुकसान पहुंचा रही हैं, बाकी चीज़ें आप जान पाए, इनका फुल फॉर्म, रासायनिक नाम और इन गैसों का प्रयोग कहाँ हो रहा है। नेक्स्ट मंडल का नाम मेंशन कीजिएगा आयन मंडल, जिसको बोला जा रहा है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर, इसके बारे में आप जान पाए कि ये 64 से लेके 640 किलोमीटर तक का इसका डिस्टेंस है। 64 से लेके 640 किलोमीटर तक का। और आप ये भी जानते हैं कि पृथ्वी से 100 किलोमीटर तक के डिस्टेंस के बाद जो कैरमन लाइन है, इसके बाद बाह्य अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। बाह्य अंतरिक्ष, आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाता है। और जितने भी सैटेलाइट हैं, यानी जितने भी उपग्रह वगैरह हैं, कहाँ लगाए जाएंगे? इसी आयनोस्फीयर में, यानी आयन मंडल में लगाए जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वायुमंडल के कौन से परत में उपग्रह छोड़े जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है आयनोस्फीयर, इसमें मेंशन कर लीजिए। ये चौथे नंबर का है आपका, कि आयन मंडल में ही छोटे उपग्रह छोड़े जाते हैं। कौन से मंडल में छोटे उपग्रह छोड़े जाते हैं? छोटे, या आप उपग्रह लिख सकते हैं। कौन से मंडल में उपग्रह छोड़े जाते हैं? तो आयन मंडल में। ठीक है जी, 640 तक इसका डिस्टेंस है 64 से लेकर। और यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन कीजिएगा कि आयन मंडल के ऊपर तापमान तीव्रता से बढ़ता है, यानी आयन मंडल के ऊपर, यानी इस मंडल के ऊपर का तापमान तीव्रता से बढ़ता है। तापमान में बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं गर्मी वाला मौसम हो गया। आप लोगों ने सुना होगा कई उल्कापिंड वगैरह जब वायुमंडल की परतों से टकराते हुए आ रहे हैं, तो तापमान में प्रवणता देखने को मिल रही है, जिसके कारण वो कई बार जल भी जाते हैं, वहीं टूट भी जाते हैं, और कुछ उसके अंश पृथ्वी में भी आके गिर जाते हैं, जिसके कारणवश कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, है ना। एक लास्ट पॉइंट इसमें मेंशन कीजिएगा कि आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है। रेडियो तरंगों को, यानी कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी तरंग आ रही है, परावर्तित हो जाएगी। तो मेंशन कीजिएगा कि आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है। ध्यान रख पाएंगे। यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है वो आप सब आपके सामने है, बस इसको आपको रिवाइज करना है। एक पॉइंट और मेंशन कीजिएगा वायुमंडल का, और इसके संदर्भ में आप यही ध्यान रखेंगे
कि वायुमंडल का जो डिस्टेंस है वो 640 से लेके 1000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसके संदर्भ में यही पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका आज का कार्यक्रम जिसमें हमने वायुमंडल के बारे में जाना। 5 परतों में सीमांकित किया गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन स्फीयर, आयन मंडल और अंततः आप लोगों का यहाँ पे बाह्य मंडल। इनका डिस्टेंस कितना है, तापमान प्रवणता किस किस में देखने को मिल रही है, आंधी तूफान बादल किस में आ रहे हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कहीं ना कहीं इसी को आधार बनाते हुए हम लोग समझेंगे ताकि वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कोई भी आपको डाउट रहे, कोई भी समस्या रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हमारी टीम उस पर रिप्लाई करेगी। और मैं सभी बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो बच्चे कहीं ना कहीं रिप्लाई कर रहे हैं और समझ रहे हैं चीज़ों को, जो प्रश्न उनको दिया जाता है। आज का जो प्रश्न है वो आपको पता होगा कि पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं, उनमें से कौन सा प्रकार है जो त्वचा के कैंसर के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।